हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 114 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप टू 1780 to 1939 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट अ नोट ऑन कल्चरल डायमेंशंस ऑफ इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कॉलोनियल पावर्स ने अपनी कल्चरल वैल्यूज, लैंग्वेज, एजुकेशन और रिलीजन के जरिए कैसे अपना कंट्रोल बनाया। हमें यह भी समझाना है कि इन सब चीजों का कॉलोनाइज्ड लोगों की डेली लाइफ और आइडेंटिटी पर क्या असर पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी जगह पर अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंट्रोल जमा लेती है। कल्चरल डायमेंशंस का मतलब है कि ये कैसे उनकी लाइफस्टाइल, विचार और बिलीफ्स को बदलने का जरिया बना। जैसे थिंकर्स एडवर्ड सैड और फ्रांस फैनन ने भी बताया है, कल्चर कॉलोनियल पावर का एक इंपॉर्टेंट वेपन था। मेन बॉडी। 1. कल्चरल इम्पोजिशन और सुपीरियोरिटी का भाव। यूरोपियन कंट्रीज ने अपनी कल्चर को सुपीरियर माना और कॉलोनीज में फोर्स करने लगे। वेस्टर्न एजुकेशन, कपड़ों का स्टाइल और क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू लोकल लोगों को सिविलाइज करने की कोशिश की गई। व्हाइट मैन्स बर्डन जैसे आइडियाज इस कल्चरल कंट्रोल को जस्टिफाई करते थे। 2. लैंग्वेज और एजुकेशन का रोल। कॉलोनीज में इंग्लिश, फ्रेंच जैसे यूरोपियन लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस की गई। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम बनाया गया ताकि एक ऐसा क्लास डेवलप हो जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करे। इससे लोकल लैंग्वेजेस और ट्रेडिशनल नॉलेज का लॉस हुआ। 3. आर्ट, लिटरेचर और कल्चर की रिप्रेजेंटेशन। वेस्टर्न बुक्स और पेंटिंग्स में कॉलोनीज को बैकवर्ड और एक्सोटिक दिखाया गया। इससे नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स बन गए जो कॉलोनियल पॉलिसीज को जस्टिफाई करते थे। इंडिजिनस आर्ट को या तो दबा दिया गया या बिना समझे अडॉप्ट कर लिया गया। 4. रिलीजन और कल्चर की अरेजर। मिशनरी एक्टिविटीज काफी एक्टिव थी जहां लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश होती थी। लोकल बिलीफ्स को प्रिमिटिव या गलत कहकर सप्रेस किया गया। इससे लोगों की ट्रेडिशनल आइडेंटिटी पर इम्पैक्ट पड़ा। 5. रेजिस्टेंस और कल्चरल रिवाइवल। कई जगह कल्चरल इंपीरियलिज्म के खिलाफ रेजिस्टेंस हुआ। बंगाल रेनेसां और नेग्रिट्यूड जैसे मूवमेंट्स ने लोकल कल्चर और आइडेंटिटी को दोबारा स्ट्रांग बनाया। थिएटर, लिटरेचर और न्यूज़पेपर जैसे मीडियम्स में कल्चरल प्राइड दिखने लगा। कंक्लूजन। कल्चरल इंपीरियलिज्म ने कॉलोनियल कंट्रोल को और स्ट्रांग बनाया। एजुकेशन, लैंग्वेज और रिलीजन के थ्रू लोगों के सोचने का तरीका ही बदलने की कोशिश की गई। लेकिन इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी हुआ जिससे नेशनलिस्ट आइडियाज का डेवलपमेंट हुआ। कल्चरल इम्पैक्ट समझना जरूरी है ताकि कॉलोनियलिज्म का असली इफेक्ट समझ आए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, व्हाट लेड टू द डिवीजन ऑफ यूरोप इन 2 आर्म्ड कैंप्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि यूरोप कैसे 2 मिलिट्री ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। हमें ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल ऑन्टॉन्ट जैसे अलायंसेस के बनने के रीजन समझाने हैं और ये भी बताना है कि नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म और डिप्लोमेसी की फेलियर्स ने कैसे इस डिवीजन को और बढ़ाया। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के शुरू में यूरोप में नेशनलिज्म, कॉलोनियल राइवलरी और आर्म्स रेस के कारण टेंशन्स बढ़ने लगे। इस टेंशन के रिस्पॉन्स में 2 बड़े मिलिट्री अलायंसेस बने, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल ऑन्टॉन्ट। इन अलायंसेस ने यूरोप को 2 हिस्सों में बांट दिया, जहां एक छोटी सी लड़ाई भी फुल वॉर बन सकती थी। यह डिवाइड वर्ल्ड वॉर 1 का एक मेजर रीजन बन गया। मेन बॉडी। 1. अलायंस सिस्टम और उसके इफेक्ट्स। ट्रिपल अलायंस 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे। इसका पर्पस फ्रांस के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना था। उसके जवाब में ट्रिपल ऑन्टॉन्ट 1907 बना जिसमें फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन थे। इन अलायंसेस के वजह से हर कंट्री ने मिलिट्री अग्रीमेंट्स बनाए जो किसी एक नेशन की लड़ाई को फुल वॉर में बदल सकती थी। सीक्रेट डील्स और सस्पिशन बढ़ने लगे जिससे ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो गया। 2. नेशनलिज्म और एथनिक टेंशंस। जर्मनी और फ्रांस जैसे कंट्रीज में नेशनलिज्म काफी अग्रेसिव हो गया था।
बॉल्कन्स रीजन में एथनिक और नेशनल टेंशन्स हाइड, स्पेशली सर्बिया में जो स्लाविक यूनिटी चाह रहा था। रशिया उसको सपोर्ट कर रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी अपने मल्टीएथनिक एम्पायर को बचाने के लिए वरीड था, स्पेशली बोस्निया को 1908 में अनेक्स करने के बाद। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को डेंजरस बना दिया था। 3. इंपेरियलिज्म और इकोनॉमिक राइवलरी। यूरोपियन पावर्स कॉलोनीज के लिए कम्पीट कर रहे थे, जैसे अफ्रीका और एशिया में। इसका एग्जाम्पल है मोरक्कन क्राइसिस 1905 और 1911, जहां फ्रांस और जर्मनी टकराए। जर्मनी को लगता था कि उसको फेयर शेयर नहीं मिला, इसलिए उसने असर्टिव पॉलिसीज अपनाए। इकोनॉमी और मार्केट के लिए राइवलरी ने भी मिसट्रस्ट बढ़ाया और डिविजन्स डीपन किए। 4. मिलिटरिज्म और आर्म्स रेस। सभी कंट्रीज ने मिलिट्री पे खर्च बढ़ा दिया और कंस्क्रिप्शन इंट्रोड्यूस किया। मिलिटरिज्म ने वॉर को एक प्राउड और नोबल एक्टिविटी बना दिया था। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच नेवल रेस ने उनके रिलेशंस को खराब कर दिया। वॉर स्ट्रैटेजीज जैसे श्लीएफन प्लान ने पीस के ऑप्शंस को और नैरो कर दिया। 5. डिप्लोमेसी की फेलियर और क्राइसिस का पुअर हैंडलिंग। बॉल्कन्स में वास, बोस्नियन और मोरक्कन क्राइसिस ने दिखाया कि डिप्लोमेसी वीक थी। इन इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व करने की जगह कंट्रीज ने अलायंसेस को स्ट्रांग किया। 1914 में आर्चड्यूक फर्डिनैंड के असैसिनेशन के बाद जुलाई क्राइसिस ने दिखाया कि पुअर कम्युनिकेशन और रिजिड अलायंसेस ने यूरोप को वॉर में डाल दिया। कंक्लूजन। यूरोप का 2 आर्म्ड कैंप्स में डिवाइड होना कई रीजंस का रिजल्ट था: अलायंसेस, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, मिलिटरिज्म और डिप्लोमैटिक फेलियर्स। इन सब ने मिलकर एक अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट की, जहां एक छोटी सी ट्रिगर से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। यह डिवीजन समझना जरूरी है अगर हमें वर्ल्ड वॉर 1 की ओरिजिन समझनी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। Thank you. Let's see the next question. Question 7. Discuss the factors responsible for the crisis in capitalism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कैपिटलिज्म सिस्टम में ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो फेल होने लगा, स्पेशली 1919 to 1939 के बीच। इसमें हमें ग्रेट डिप्रेशन, सिस्टम की कमजोरियां और पॉलिटिकल फेलियर्स के बारे में बात करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां प्रोडक्शन का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में होता है और सब कुछ प्रॉफिट और कंपटीशन के बेसिस पर चलता है। लेकिन इस सिस्टम में इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन और फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमेशा बने रहे। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर कैपिटलिज्म की मेजर कमियां सामने आ गई। इस आंसर में हम देखेंगे कि कौन से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और स्ट्रक्चरल रीजंस थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को क्राइसिस में डाल दिया। मेन बॉडी। 1. इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ग्रेट डिप्रेशन। 1929 का वॉल स्ट्रीट क्रैश एक मेजर पॉइंट था जहां से ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। ओवर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन की वजह से मार्केट्स कोलैप्स कर गए और इंडस्ट्रीज बैंड होने लगी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जैसे यूएस का स्मूथ हॉली टैरिफ ने इंटरनेशनल ट्रेड और खराब कर दिया। 2. कैपिटलिस्ट सिस्टम की स्ट्रक्चरल कमजोरियां। कैपिटलिज्म प्रॉफिट पर ज्यादा फोकस करता था, जिससे पुअर और वर्किंग क्लास की कंडीशन बिगड़ती गई। गवर्नमेंट का इकोनॉमी में ज्यादा इंटरवेंशन नहीं था, लेसे फेयर पॉलिसी काफी फेल हुई। रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ गया और सोसाइटी अनस्टेबल होती चली गई। 3. पॉलिटिकल फेलियर और डेमोक्रेसी का क्राइसिस। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लोगों को रिलीफ देने में फेल हो गई। पब्लिक ने डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म पर से विश्वास खो दिया, जिसका फायदा एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने उठाया। जर्मनी में इकोनॉमिक स्ट्रगल की वजह से हिटलर को सपोर्ट मिला और 1933 में वो पावर में आया। 4. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम और लोन क्राइसिस। वर्साई ट्रीटी ने जर्मनी पर ह्यूज वॉर रेपरेशंस डाल दिए थे, जिससे उसकी इकोनॉमी टूट गई। पूरी दुनिया यूएस के लोन्स पर डिपेंडेंट थी। जब यूएस ने पैसा वापस लिया तो यूरोप की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई। गोल्ड स्टैंडर्ड ने मॉनेटरी पॉलिसी को फ्लेक्सिबल नहीं बनने दिया, जिससे कंट्रीज अपने इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाए। कंक्लूजन। इंटरवॉर पीरियड में कैपिटलिज्म का क्राइसिस कई रीजन से हुआ। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिस्टमिक फेलियर्स इसके पीछे थे। ग्रेट डिप्रेशन ने कैपिटलिज्म के फ्लॉज एक्सपोज कर दिए और इसने बताया कि बिना रेगुलेशन के सिस्टम फेल हो सकता है। इसी वजह से बाद में वेलफेयर स्टेट्स और केन्जियन इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ।
अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 8। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए. लियोपोल्ड वॉन रैंकी। बी. कल्चरल चेंजेस फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सी. मॉडर्निज्म। डी. आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट और फोकस्ड एक्सप्लेनेशन देनी है। हर टॉपिक में आपको उसका मतलब, बैकग्राउंड और उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताना है। लगभग 200 वर्ड्स में। आंसर ए. लियोपोल्ड वॉन रैंकी। इंट्रोडक्शन। लियोपोल्ड वॉन रैंकी 1795 to 1886 एक जर्मन हिस्टोरियन द जो मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग के पायनियर माने जाते हैं। उन्होंने प्राइमरी सोर्सेज के बेसिस पर हिस्ट्री लिखने की टेक्निक डेवलप की और ऑब्जेक्टिविटी पर बहुत जोर दिया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरियोग्राफी में योगदान। रैंक ने कहा कि हिस्ट्री लिखते वक्त असली डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और मेमवार्स का उस होना चाहिए। उनका मानना था कि हिस्टोरियन का काम पस्त को, जैसे हुआ था वैसे, दिखाना है। वी.एस. आइगंटलिश ज्यूसिन। 2. साइंटिफिक अप्रोच इन हिस्ट्री। उन्होंने हिस्ट्री को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया जो फैक्ट्स और एविडेंस पर बेस्ड हो। फिलॉसफी या लिटरेचर के इन्फ्लुएंस से हिस्ट्री को अलग किया। 3. उनका लेगेसी। यूरोप और दुनिया भर के हिस्टोरियंस पर रैंक का डीप इम्पैक्ट पड़ा। यूनिवर्सिटीज में उन्होंने हिस्टोरिकल सेमिनार का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। कंक्लूजन। लियोपोल्ड वॉन रैंक ने हिस्ट्री को एक सीरियस और साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया। आज भी उनकी मेथड्स एकेडमिक हिस्ट्री राइटिंग में उस होती है। बी. मॉडर्निज्म। इंट्रोडक्शन। मॉडर्निज्म एक कल्चरल और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जो 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के शुरुआत में आया। यह मूवमेंट पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल्स को तोड़कर नए तरीके से आर्ट, लिटरेचर और थिंकिंग को प्रेजेंट करता था। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वर्ल्ड वॉर्स और फास्ट चेंजेस ने लोगों की सोच बदल दी। 19th सेंचुरी के मोरल्स और ट्रेडिशंस को रिजेक्ट किया गया। 2. मॉडर्निज्म के मेन फीचर्स। एक्सपेरिमेंटेशन और नए फॉर्म्स पर फोकस। एलियनेशन, फ्रैगमेंटेशन और ट्रेडिशनल बिलीफ्स पर डाउट दिखाया गया। आर्ट और लिटरेचर में सिंबॉलिक और नॉनलिनियर टेक्निक्स का यूज हुआ। 3. असर और लेगेसी। फ्रॉयड, मार्क्स और नीचे जैसे थिंकर्स से इन्फ्लुएंस्ड था। लिटरेचर में जेम्स जॉयस, टी.एस. एलियट जैसे राइटर्स आइकॉनिक बने। आर्किटेक्चर में बाउहाउस और मिनिमलिस्ट स्टाइल मॉडर्निज्म का रिजल्ट था। कंक्लूजन। मॉडर्निज्म ने 20th सेंचुरी के कल्चरल वर्ल्ड को कंप्लीटली बदल दिया। इसने नए आइडियाज और एक्सप्रेशन के लिए एक ओपन स्पेस दिया जो आज भी इन्फ्लुएंस करता है। सी. कल्चरल चेंजेस फॉलोइंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इंट्रोडक्शन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंजेस नहीं आए, बल्कि दुनिया भर की कल्चर्स भी डीपली इम्पैक्ट हुई। वॉर के बाद नए आइडियाज, लाइफस्टाइल्स और आर्ट फॉर्म्स उभार कर आए। मेन बॉडी। 1. इंपीरियल आइडियोलॉजीज का गिरना। वॉर ने कॉलोनियल पावर्स की कमजोरियां दिखाए। एशिया और अफ्रीका में डिकोलोनाइजेशन के मूवमेंट्स शुरू हुए, जिससे लोकल कल्चर्स का विकास हुआ। 2. अमेरिकन कल्चर का ग्लोबल इम्पैक्ट। अमेरिका एक सुपरपावर बन गया और उसकी कल्चर जैसे सिनेमा, म्यूजिक, फैशन दुनिया भर में छने लगी। हॉलीवुड फिल्म्स, रॉक म्यूजिक और फास्ट फूड नए जमाने के कल्चर के सिंबल्स बन गए। 3. जेंडर रोल्स और फैमिली में चेंजेस। वॉर के दौरान काम करने वाली वीमेन ने राइट्स डिमांड करना शुरू किया। ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर से शिफ्ट होकर न्यूक्लियर फैमिली और जेंडर आइडेंटिटी के नए कॉन्सेप्ट्स आए। 4. आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेस। एग्जिस्टेंशियलिज्म, पोस्टमॉडर्निज्म और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पॉपुलर हुए। राइटर्स और आर्टिस्ट्स ने वॉर के ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट किया और अथॉरिटी को चैलेंज किया। कंक्लूजन। वर्ल्ड वॉर के बाद की कल्चरल चेंजेस ने दुनिया के हर कोने में इम्पैक्ट डाला। आज के ग्लोबल कल्चर की नींव इसी दौर में राखी गई। डी. आइडियोलॉजी ऑफ जेंडर। इंट्रोडक्शन। जेंडर आइडियोलॉजी उन बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशंस का सेट होता है जिसमें सोसाइटी डिसाइड करती है कि लड़का या लड़की कौन से रोल्स फॉलो करे। यह बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोशल कॉन्सेप्ट है। मेन बॉडी। 1. जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जेंडर और सेक्स अलग चीजें हैं। फैमिली, मीडिया, स्कूल और रिलीजन जैसी इंस्टीट्यूशंस हमें सिखाती हैं कि लड़का और लड़की का क्या रोल है। 2. फेमिनिस्ट थियरीज का चैलेंज। सिमोन द बोवा जैसे फेमिनिस्ट थिंकर्स कहते हैं, औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। जेंडर के नाम पर इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन को जस्टिफाई किया गया है।
3. इंटरसेक्शनैलिटी और अलग एक्सपीरियंसेस। जेंडर के साथ कास्ट, क्लास, रेस और रिलीजन भी इम्पैक्ट करते हैं। एक वर्किंग क्लास वुमन के चैलेंजेस एक एलीट वुमन से अलग होते हैं। 4. आज के समय के डिबेट्स। LGBTQ+ राइट्स, जेंडर फ्लूइडिटी और नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज ने डिबेट को और वाइड कर दिया है। मीडिया और एजुकेशन जेंडर नॉर्म्स को रीडिफाइन करने के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। कंक्लूजन, जेंडर आइडियोलॉजी सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस करती है। इसको समझना और क्वेश्चन करना इक्वालिटी और फेयरनेस के लिए जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।